हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशु भारती और आप देख रहे हैं स्टिल स्टडिंग यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 4 जो है इंडस्ट्रीज़ वो जानने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या होती हैं और इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है और इनका जो लोकेशन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस चैप्टर में इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है वो हम सब जानेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का ही एक हिस्सा होती हैं। तो तीनों जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसके बारे में जानकारी हम लोग पिछले चैप्टर में ले चुके हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स में जिनकी कीमत होती है लोगों के सामने और लोग उसे खरीदते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो पल्प होता है, वुड पल्प, उसको बदला जाता है पेपर में और फिर पेपर से नोटबुक बना के लोगों को बेचा जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? तो इंडस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो या तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स करे, मतलब कि मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करे, या फिर गुड्स बनाए, या फिर जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड करे। तो इसका एग्जांपल होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सबसे बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि जो भी बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ होती है वो कम्प्लीटली डिपेंड होती हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे ही। और जो कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एक्सट्रैक्शन करते हैं कोल का। तो इसमें बेसिकली कह सकते हैं कि मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है। फिर होता है टूरिज़्म इंडस्ट्री, तो इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है लोगों को। अब है कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है इंडस्ट्रीज़ का। तो क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे किया गया है। पहला है रॉ मटेरियल के बेसिस पे, दूसरा साइज के बेसिस पे, तीसरा ओनरशिप के बेसिस पे। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे 4 डिवाइड किए गए हैं, 4 भाग में। तो पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर से पाए जाने वाले रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड होते हैं उन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। जैसे कि कोई जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका काम होता है जैसे टोमेटो केचप जो होता है उसके लिए जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड है टोमेटो पे। और टोमेटो यानी कि एग्रीकल्चर, तो खेतों में उगाया जाता है, उसके बाद टोमेटो इंडस्ट्री में पहुंचता है यानी कि फैक्ट्री में पहुंचता है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। तो ऐसे जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एग्रीकल्चर या फिर पशुपालन वगैरह पे डिपेंड हो उन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो ऐसा कोई भी इंडस्ट्री जो मिनरल्स पे डिपेंड हो, मिनरल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ज़मीन से निकाले जाते हैं खनिज, उन पर जो भी इंडस्ट्रीज़ डिपेंड होते हैं उन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। अब है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो जो भी जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो जो भी डिपेंड होते हैं मरीन से यानी कि समुद्र से पाए जाने वाले रॉ मटेरियल्स पे, जैसे फिश ऑयल हो गया और जो पेट्रोलियम हो गया, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है जो भी इंडस्ट्री, उसे मरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। अब है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ फॉरेस्ट से पाए जाने वाले रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड हो उन्हें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि ऑनरशिप के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसमें है सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो जो भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी कंपनी के द्वारा ही ऑन किए जाते हैं, मतलब कि उन्हीं का होता है। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है इंडस्ट्री। जो जॉइंट सेक्टर होता है इसमें दोनों ही एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट हुआ वो और कोई भी एक इंडिविजुअल दोनों मिलकर चलाएं कोई भी इंडस्ट्री, तो उसे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाएगा। अब है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो इसमें ये ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर और जो इंडस्ट्री का ओनर होता है वो एक ही होते हैं। जैसे जो सुधा डेयरी हो गया उसका जो ओनर है और जो प्रोड्यूसर है, जैसे रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस करता है और जो ओनर है वो दोनों एक ही आदमी हैं। तो ऐसे जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं उन्हें कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो अब है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये
इंडस्ट्रीज़ का जो लोकेशन होता है वो अफेक्ट होता है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें मेनली जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं रॉ मटेरियल, मतलब कब जो इंडस्ट्री है उसको अच्छा रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो, अच्छी जगह पे लैंड हो, मतलब सॉल्यूबल लैंड होना चाहिए, मतलब सॉरी सॉल्यूबल कह दिया मैंने, मतलब ऐसा लैंड होना चाहिए जो इनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। जैसे कि कोई है ऐसा इंडस्ट्री जिसको ऐसा लैंड चाहिए जहाँ पे अच्छा मिनरल पाया जाए, तो वो लैंड को अच्छे से मतलब निरीक्षण करेगा, फिर उसके बाद ही वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करेगा। फिर है वाटर, मतलब कोई कोई जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनके लिए वाटर इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही मतलब ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारे फैक्टर्स मतलब कोई भी जो इंडस्ट्री होता है अगर उसको सारे फैक्टर्स ना हो, मतलब सारे फैक्टर्स उसे ना मिले, फिर भी वो इंडस्ट्री सेटअप कर लेता है अगर इनमें से कुछ मिल भी जाए तो, जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। जैसे समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द इंसेटिव्स लाइक subsidized power, lower transport cost, and other infrastructure so that industries may be located in backward areas। तो कभी कभी क्या होता है जो गवर्नमेंट होता है वो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करता है कि आप जो भी पिछड़े हुए एरियाज़ हैं वहाँ पर अपना इंडस्ट्री सेटअप करें, जिससे कि जो एरियाज़ है वो कुछ आगे बढ़ें। तो इसके लिए वो हेल्प करता है, कभी कभी तो पैसे देकर, मतलब फाइनेंशियली, वैसा घूस वाला नहीं, फाइनेंशियली हेल्प करता है, या फिर जो ट्रांसपोर्ट कोस्ट होता है उसको भी कम कर देता है, और भी अलग अलग तरीके से हेल्प करता है इंडस्ट्रीज़ को लोअर एरियाज़ में, सॉरी बैकवर्ड एरियाज़ में सेटअप करने के लिए। अब है कि जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो मतलब क्या होता है, मतलब मेनली जो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है उसमें 3 चीज़ें ही शामिल होती हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये कंप्यूटर की ही तरह है लगभग। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। इनपुट इंक्लूड रॉ मटेरियल्स, तो जो इनपुट होता है उसमें रॉ मटेरियल्स शामिल होते हैं। जैसे जो भी चीज़ें हम लगाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, हमारे द्वारा की गई मेहनत, हमारे द्वारा लगाया गया पैसा, जो भी चीज़ें हमारे द्वारा लग रही हैं उसे इनपुट कहा जाएगा। और जो इंडस्ट्री के अंदर जो वही प्रोसेस हो रहा है, जैसे रॉ मटेरियल का कन्वर्जन वगैरह, वो सारी चीज़ें प्रोसेस के अंदर में आएंगी। और जो आउटपुट होता है वो होता है हमारा इनकम, जो हमें पैसा मिला है। तो हमने इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया, तो आगे बढ़ते हैं अब। और नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होते हैं। तो जब भी 3-4 इंडस्ट्रीज़ एक ही जगह पर हों और मतलब तीनों साथ में एकजुट होकर अपने अपने बेनिफिट्स एक दूसरे के साथ साझा करें, मतलब कि शेयर करें, तो उस एरिया को, मतलब उस पूरे एरिया को जहाँ पर ये सारे इंडस्ट्रीज़ हैं एक दूसरे के साथ अपने बेनिफिट्स को शेयर कर रहे हैं, उस एरिया को कहा जाएगा इंडस्ट्रियल रीजन। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया गया है कि व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, दे मेक अ इंडस्ट्रियल रीजन। तो जैसा मैंने अभी बताया सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो। तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में जो रीजन है वो हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। अब हमारे इंडिया में कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो, पुणे क्लस्टर जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, वैशाखापट्टनम गंटर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्री क्लस्टर। तो ये सारे जो मेजर हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनका नाम था, जो मेजर हैं, जो भी प्रमुख हैं। बाकी सारे तो हैं ही लेकिन ये सारे प्रमुख हैं। तो अब नेक्स्ट है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इंडस्ट्रीज़ का वो किस बेसिस पे हुआ है, और कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 है। पहला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कॉटन नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और तीसरा है इंफॉर्मेशन आईटी जो होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
वो वाला इंडस्ट्री। तो द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो जैसे मैंने बताया था मतलब तीन मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पुराने भी हैं। लेकिन जो ये आईटी है, आईटी वाला इंडस्ट्री, वो नया नया आया है, मतलब नए नए पे इमर्ज हुआ है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो चारा के तौर पे कह सकते हैं, नहीं चारा नहीं कहेंगे, मतलब बाकी सारे इंडस्ट्री जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। कैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी जो इंडस्ट्री है उसको मशीन्स का तो ज़रूरत पड़ेगा ही, तो मशीन्स में जो आयरन यूज़ होगा, जो स्टील वगैरह यूज़ होगा, उसके लिए तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे ही वो डिपेंड है। तो इस तरीके से सारे इंडस्ट्रीज इसी पे डिपेंड होते हैं एक तरह से। द इनपुट्स फॉर दिस इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, अमॉन्ग विथ लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो जो भी इनपुट्स होते हैं इस इंडस्ट्री के लिए वो होते हैं रॉ मटेरियल वगैरह, आयरन और कोल, लाइमस्टोन, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं। और लेबर भी बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, कैपिटल यानी पैसा भी बहुत लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इनपुट के तौर पे लगती हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस। बहुत सारे स्टेजेस से होते हुए जो हमारा आयरन है, आयरन ओर सॉरी, उससे स्टील वगैरह एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेंस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। तो जो रॉ मटेरियल होता है वो बैकग्राउंड में जो दिख रहा है एक बड़ा सा कंटेनर, उसमें जा कर के गर्म होता है, फिर वहाँ से छांटा जाता है, सबको रिफाइन किया जाता है। उसमें से अलग अलग चीज़ें रिफाइन की, जैसे आयरन, स्टील वगैरह रिफाइन करके फिर उनका प्रोडक्शन होता है, फिर उनसे सामान बनाए जाते हैं, अलग अलग मशीन्स वगैरह बनाए जाते हैं, मशीन्स के पार्ट्स बनते हैं, और फिर वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को भेजते हैं। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज बाई अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में भेज दी जाते हैं जो इनका आउटपुट होता है वो। अब नेक्स्ट है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, सॉरी अभी आयरन एंड स्टील के बारे में और भी पढ़ना है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे बनती हैं, और अगर स्टील ना हो, स्टील की इंडस्ट्री ना हो आयरन एंड स्टील वाली, तो फिर मतलब ये सारी चीज़ें वहीं की वहीं रुक जाएंगी। जैसे जो डेली यूज़ के टूल्स हो गए, वो क्या क्या कहते हैं उसे, रिंच वगैरह, फिर शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज़, ये सारी चीज़ें आयरन से ही बनी होती हैं, आयरन एंड स्टील से। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी कारण से ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर हो जाता है ऐसा कि सारे दुनिया के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, तो सोचिए कि दुनिया कैसी होगी। फीचर्स ऑफ स्टील। स्टील के फीचर्स क्या क्या होते हैं? स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। तो स्टील टफ होता है, हार्ड टाइप का होता है, लेकिन वो आसानी से किसी भी आकार में आ सकता है, उसे काटा जा सकता है और वायर भी बनाया जा सकता है उसका। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल सच एज एल्युमिनियम, निकल एंड कॉपर। तो जो स्पेशल तरीके के अलॉयज होते हैं जो और भी लाइट वेट होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं, तो ऐसे अलॉयज को बनाने के लिए और जो मेटल्स होते हैं उनको मिला दिया जाता है स्टील में। अलॉयज गिव स्टील यूजुअल हार्डनेस, टफनेस एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। तो इससे जो स्टील होता है उसका जो और भी जो एबिलिटीज़ होती है वो बढ़ जाती हैं, जैसे कि हार्डनेस, उसका टफनेस बढ़ जाता है, मतलब कितना टफ है वो, और मतलब वो जल्दी रस्ट भी नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें जो अलॉय के, मतलब अलॉय की वजह से स्टील में मिल जाती हैं, जिससे बहुत बेनिफिट होता है। अब है यहाँ पर
कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। कॉटन टेक्सटाइल नहीं कह सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या होती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज फाइबर यूज्ड इन देम। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें हम उनमें यूज़ हुए रॉ मटेरियल्स के तौर पे डिवाइड कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल्स यानी कि कहने का मतलब फाइबर्स। तो फाइबर्स हो सकते हैं नेचुरल या फिर मैन मेड। फाइबर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड। तो नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स के बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग ये पहले से पढ़ते हुए आए हैं। तो नेचुरल फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो नेचर से ऑब्टेन किए जाएँ, जैसे सिल्क, कॉटन, लाइनेन, जूट वगैरह। और मैनमेड जो होते हैं वो होते हैं फैक्ट्रीज में बने हुए फाइबर्स, जैसे कि नाइलॉन हो गया, आर्क्लिक हो गया, रेयोन, पॉलिस्टर वगैरह। टिल द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था तब तक कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हार्ड स्पिनिंग टेक्निक्स, व्हील्स एंड लूम्स। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से पहले तो जो भी कपड़े बनाए जा रहे थे वो स्पिनिंग टेक्निक से या फिर जो लूम्स वगैरह है उनका यूज़ करके बनाया जा रहा था, चरखा वगैरह का यूज़ करके। तो 18वीं शताब्दी में पावर लूम्स फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यानी कि अब पावर लूम्स आ गए थे, यानी कि मशीन्स आ गए थे जिसमें हमारे मेहनत उतना नहीं लगता था, जिसके बाद से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और डेवलप हो गया। फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले ये ब्रिटेन में आया, उसके बाद दुनिया के और भी अलग अलग हिस्सों में ये आ गया। उसके बाद फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ही स्पीड में ग्रो किया। अब नेक्स्ट है कि जो भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनका जो भी आगे का डिटेल है, मतलब पूरा डिटेल, वो अब हम लोग जानने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स, तो जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं, महत्वपूर्ण हैं प्रोड्यूसर्स कॉटन टेक्सटाइल के, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले अपना इंडिया, फिर चाइना, जापान और यूएसए। बिफोर द ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया हैंड स्पून एंड हैंड वुवन क्लोथ पॉपुलर वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन, बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वुवन क्लोथ कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो ब्रिटिश रूल के पहले जो हमारे देश पे कपड़े बनाए जा रहे थे वो हाथों से बुनकर बनाए जा रहे थे। तो ये जो कपड़े थे वो देश देश कह रहा हूँ, दुनिया भर में चर्चित थे, क्योंकि इसका जो क्वालिटी था, जो डिज़ाइन था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था कि ये ज़्यादा महंगा था और टाइम कंज्यूमिंग था। तो however, the traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills of the West। तो जो भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे उन्हें कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ रहा था। जो भी नए नए टेक्सटाइल मिल्स खुले थे वेस्ट में, उनकी वजह से जो सस्ते कॉटन के क्लोथ्स तो प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन जो उनका क्वालिटी फैब्रिक्स तो मशीनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो जो उनका कपड़ा था, जो फैब्रिक्स थे उनके, वो भी अच्छे थे, और जो चीप होते थे, मतलब सस्ते भी होते थे उनके कपड़े वेस्ट वाले मील्स के। तो इससे कुछ खास हमारे जो इंडस्ट्रीज थे हमारे इस साइड के, ईस्ट साइड के, तो इधर कुछ खास कंपटीशन फेस करना नहीं पड़ा। द फर्स्ट सक्सेसफुल मशीनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। तो 1854 में मुंबई में सबसे पहला जो मशीन वाला टेक्सटाइल मिल था वो सेटअप किया गया था। तो जो भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनका लोकेशन हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर है वो। तो इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो शुरुआती दौर में जो भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप हुए थे गुजरात, महाराष्ट्र वाले जो स्टेट्स हैं उधर की साइड में, क्योंकि उधर का जो क्लाइमेट था वो अच्छा था, जिससे कि कॉटन अच्छे से ग्रो कर रहा था। लेकिन आज
जो ह्यूमिडिटी है वो हम लोग खुद से भी बना सकते हैं, इसीलिए जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। इसीलिए जो इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो अलग अलग अब स्टेट्स में फैल चुकी है, जैसे कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, चेन्नई, अहमदाबाद, कानपुर, ऐसे जो अलग अलग स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र से हट के जो स्टेट्स हैं उधर भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है, क्योंकि हम लोग अब खुद से ही इन्वायरमेंट ऐसा बना देते हैं जहाँ पर कॉटन आसानी से ग्रो कर जाता है। अब है सबसे लास्ट आईटी टेक्नोलॉजी, सॉरी आईटी इंडस्ट्री। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में जो भी इंडस्ट्री सॉरी जो भी चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली आईटी पर ही डिपेंड होने वाली हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आईटी के अंडर में आती हैं, जैसे जो भी क्लाउड वगैरह का स्टोरेज हो गया, गवर्नमेंट वगैरह का जो भी इंफॉर्मेशन हो गया, वो सारी चीज़ें आईटी पर ही डिपेंड होती हैं। दिस इंडस्ट्री हैज़ बिकम ग्लोबल ड्यू टू अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल इवेंट्स। तो मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान मतलब डेवलप होते जा रहे हैं, वैसे वैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी होते जा रहे हैं साथ ही साथ। इसीलिए जो आईटी टेक्नोलॉजी है वो वाली इंडस्ट्रीज़, आईटी वाली इंडस्ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, और पूरे दुनिया भर में ग्रो कर रहे हैं। मेजर हब्स ऑफ आईटी इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो मेजर हब्स है, मेजर कह सकते हैं जो उधर होता था मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उसी तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर मेजर हब्स जो आईटी इंडस्ट्रीज के हैं। तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में, बेंगलोर इंडिया में। तो ये जो दो जगह हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेजर महत्वपूर्ण हब्स हैं आईटी इंडस्ट्री के। देयर आर अदर एमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर ऑफ इंडिया सच एज मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई। और भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब्स हैं, लोकेशंस है कह सकते हैं, जो हमारे इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, वो है मुंबई में, दिल्ली में और चेन्नई, हैदराबाद में। और भी जो सिटीज़ हैं जो मतलब धीरे धीरे आगे आ रहे हैं इस मामले में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के मामले में, वो है गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची, चंडीगढ़, और जो इम्पोर्टेंट सेंटर है आईटी टेक्नोलॉजी के ये हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलेंगे से आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।